गूगल अब भारतीय भाषाओं को इंटरनेट पर सर्च के लिए पहले से अधिक आसान बनाने की दिशा में काम करेगा। इसके बारे में जानकारी देते हुए भारतीय मूल के गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने देश को एक बड़ी निर्यात अर्थव्यवस्था बताते हुए सोमवार को कहा कि गूगल 100 से अधिक भारतीय भाषाओं के लिए एक इंटरनेट सर्च मॉडल विकसित कर रहा है और यहाँ के महिलाओं के नेतृत्व वाली स्टार्टअप कंपनियों को 7.5 करोड़ डॉलर की मदद करेगा। भारत दौरे पर पहुंचे पिचाई ने यहां आयोजित गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि गूगल भारत के कारोबार कर रहे स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इन नई कंपनियों के लिए चिन्हित 30 करोड़ डॉलर में से एक चौथाई राशि महिलाओं की अगुवाई वाले स्टार्टअप में निवेश की जाएगी। अपनी यात्रा के पहले दिन उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने के अलावा दूरसंचार व सूचना टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ एक कार्यक्रम में शिरकत भी की। सुंदर पिचाई 10 अरब डॉलर के अपने 10 साल के भारत डिजिटलीकरण कोष से हुई प्रगति को देखने और नए तरीके साझा करने के लिए भारत आए हुए हैं। उन्होंने कहा, हम भारत के डिजिटल भविष्य को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। एआई पर आधारित एक एकल एकीकृत मॉडल का विकास हमारे इसी समर्थन का हिस्सा है। यह लिखे हुए शब्दों एवं आवाज़ के जरिए 100 से अधिक भारतीय भाषाओं को संचालित करने में सक्षम होगा। यह मॉडल दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली 1000 भाषाओं को ऑनलाइन मंच पर लाने की हमारी पहल का ही हिस्सा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि गूगल भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर उत्तरदायी एआई के लिए नए बहुविषयी केंद्र को भी समर्थन दे रही है। यह एआई की दिशा में गूगल की वैश्विक पहल का ही हिस्सा है। पिचाई ने कहा है, मैं यह देखने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ कि भारत एआई के क्षेत्र में नए कदम किस तरह उठाता है। इससे भारत के 1 अरब से अधिक लोगों को लाभ हो सकता है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद पिचाई ने ट्वीट में कहा, एक बेहतरीन मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। आपके नेतृत्व में हो रही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बदलाव की तेज़ रफ्तार को देखना प्रेरणादायक है। अपनी सशक्त भागीदारी को जारी रखने का इंतजार और एक मुक्त कनेक्टेड इंटरनेट की दिशा में भारत की G20 अध्यक्षता को हमारा समर्थन है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के केंद्र में स्थित धारावी को एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ एक एक कमरे में परिवार रहते हैं। एक दीवार से दूसरी दीवार की दूरी ज़्यादा नहीं होती और ऐसे ही 4 दीवारों से घिर कर लोगों का घर है, जिसे बाहर की दुनिया झोपड़ी कहती है और ऐसी हज़ारों झोपड़ियों से बना है धारावी। 10 लाख से ज़्यादा लोग पिछले 18 सालों से धारावी रीडेवलपमेंट परियोजना शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। 18 साल में 4 बार प्रक्रिया विफल होने के बाद इस साल धारावी रीडेवलपमेंट परियोजना प्राधिकरण ने टेंडर खोले और अडानी समूह ने नीलामी जीत ली। अडानी समूह ने 5,690 करोड़ रुपए की बोली लगाकर इस परियोजना को हासिल किया है। इसलिए कहा जा सकता है कि धारावी रीडेवलपमेंट का रास्ता अब साफ हो गया है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। धारावी रीडेवलपमेंट परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी SVR श्रीनिवास ने BBC मराठी को बताया कि 600 एकड़ में फैली इस विशाल और घनी झुग्गी का रीडेवलपमेंट चुनौतियों से भरा है। आखिर क्या है यह प्रोजेक्ट? धारावी के रीडेवलपमेंट की क्या योजना है? हज़ारों झोपड़ियां, सैकड़ों छोटे मोटे काम धंधे और लाखों की आबादी वाले धारावी को कैसे बदला जाए, इसके लिए क्या चुनौतियां हैं? धारावी रीडेवलपमेंट परियोजना क्या है? दरअसल झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाके के तौर पर मशहूर धारावी मुंबई के मध्य में करीब 600 एकड़ में फैला हुआ है। धारावी में 60,000 से ज़्यादा झोपड़ियाँ में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। इसके अलावा धारावी में 13,000 से ज़्यादा लघु उद्योग भी चलते हैं। धारावी में चमड़े का बड़ा बाजार है। हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार भी धारावी में बसे हैं। यहाँ कुम्हारों के करीब 2,500 घर हैं। कपड़ा तैयार करने और सिलाई कढ़ाई का काम भी यहाँ बड़े पैमाने पर होता है। धारावी में लाखों हाथ दिन रात काम कर रहे हैं। इसमें जरी के काम से लेकर सजावटी सामान तैयार करने, प्लास्टिक का सामान बनाने से लेकर कबाड़ का कारोबार जैसे सैकड़ों छोटे बड़े काम धंधे शामिल हैं। धारावी मुंबई उपनगरीय रेलवे के मध्य हार्बर और पश्चिमी लाइनों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से पश्चिम में माहिम रेलवे स्टेशन, पूर्व में सायन क्षेत्र, उत्तर में मीठी नदी है। धारावी के रीडेवलपमेंट की परियोजना अब शुरू हो रही है। अडानी समूह की ओर से रीडेवलपमेंट की बोली जीतने के बाद परियोजना की अगली प्रक्रिया राज्य सरकार की इजाज़त के बाद शुरू हो जाएगी। चीन में कोरोना महामारी का महाविस्फोट देखने को मिल रहा है। अस्पतालों के हालात ठीक वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे भारत में हुए थे। मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्हें ज़मीन पर लिटाना पड़ रहा है।
वायरस विशेषज्ञों के मुताबिक चीन की करीब 60% आबादी और धरती की कुल 10% आबादी अगले 90 दिनों में संक्रमित हो सकती है। उन्होंने कहा है कि यह केवल शुरुआत भर है। अनुमान है कि कोरोना संक्रमण से 20 लाख लोगों की मौत हो सकती है। इसके अलावा 80 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। वायरस विशेषज्ञ एरिक फेडगल के मुताबिक चीन की राजधानी बीजिंग में लगातार लाशों का अंतिम संस्कार चल रहा है। मुर्दाघर भरे हुए हैं। लाशों को रखने के लिए रेफ्रिजरेटर की जरूरत है। 2000 लाशों का अंतिम संस्कार किया जाना है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि साल 2020 के हालात फिर से आ रहे हैं, लेकिन इस बार ये चीन में हो रहा है, न कि यूरोप समेत पश्चिमी देशों में। बताया जा रहा है कि चीन में कोरोना प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद कोरोना के मामलों में भयानक तरीके से वृद्धि हुई है। इसकी चपेट में अब चीन की 60% आबादी आ सकती है। पूर्वोत्तर चीन में अस्पतालों में लाशों का अंबार लग गया है, लेकिन सरकार उसे छिपाने में जुट गई है। चीन ने सोमवार को कोविड-19 से 2 नई मौतों की पुष्टि की है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग द्वारा 3 दिसंबर से सांस की बीमारियों से कोई मौत नहीं होने की रिपोर्ट के बाद आधिकारिक तौर पर 2 मौतें बताई गई हैं। इसी के साथ रिपोर्ट सामने आई कि शमशान में आने वाले कोविड सकारात्मक शवों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है। पूरे देश में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण चीन को भी चिकित्सा कर्मियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। पता चला है कि बीजिंग के कई अस्पतालों को स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि अधिक डॉक्टर वायरस की चपेट में आ गए हैं। छोटे शहरों को भी इसी तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि मध्य चीन के हुबई प्रांत में एक काउंटी स्तर के शहर में एक डॉक्टर का अनुमान है कि उसके अस्पताल में 20% चिकित्सा कर्मचारी संक्रमित हो गए हैं। चीन अभी भी अपनी जो मौतें हैं उनको छुपा रहा है और बता रहा है कि जो मौतें हो रही हैं वो निमोनिया से हो रही हैं। वो कहीं भी अपने उसमें कोरोना नहीं लिख रहा है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अपने देश में और विदेशों में उसकी किरकिरी हो जाए और उसकी जो वैक्सीन है उस पर भी सवाल खड़े हो जाएं। क्योंकि चीन ने एक बार ये बोला था कि उसने दुनिया के सबसे ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई है। अगर वैक्सीन लगाई होती तो क्या इस तरफ से मौत हो सकती थी? अब तक क्यों नहीं वहाँ इम्यूनिटी पैदा हुई है? ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर लगी है तो इसका मतलब वैक्सीन की एफिशिएंसी पर सवाल उठ रहे हैं। भारत ने 15 दिसंबर को देश की सबसे ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का नाइट ट्रायल का सफल परीक्षण किया था। मिसाइल को उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से पहली बार पूरी रेंज में दागा गया। इसने 5500 किलोमीटर दूर जाकर निशाने को सफलतापूर्वक तबाह किया। वहीं डिफेंस की खबरों पर नज़र रखने वाली वेबसाइट ने दावा किया है कि ये अग्नि 5 का नहीं बल्कि हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का परीक्षण है। यह दावा परीक्षण के दौरान मिसाइल की ऊंचाई, स्पीड और ट्रैजेक्टरी का एनालिसिस करने के बाद किया गया है। इंडिपेंडेंट डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि परीक्षण के समय जिस तरह से अग्नि 5 मिसाइल धरती के वातावरण में काफ़ी नीचे उड़ते हुए गई, उससे साफ पता चलता है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी। एक्सपर्ट कहते हैं कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल पहले अंतरिक्ष में जाती है, इसके बाद वहाँ से वो अपने टारगेट की ओर जाती है। डिफेंस की खबरों का एनालिसिस करने वाली वेबसाइट इंडियन एरोस्पेस डिफेंस न्यूज़ यानी IADN के मुताबिक यह परीक्षण हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जैसा है। इसकी वजह यह है लो ट्रेजेक्ट्री यानी कम ऊंचाई पर इसका उड़ान भरना है। एक ट्विटर थ्रेड में IADN ने 2018 में चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल DF-ZF-SGV के लॉन्चिंग की तस्वीर पोस्ट कर इसकी तुलना अग्नि 5 से की है। इसमें बताया गया कि इन दोनों मिसाइलों की लॉन्चिंग एक जैसी है। IADN ने अपने ट्वीट में कहा कि हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण की जो तस्वीरें आई हैं उन्हें देखकर इसे बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण नहीं कहा जा सकता। स्थानीय लोगों द्वारा लिए गए वीडियो को पोस्ट कर दिखाया गया कि मिसाइल स्टीप कर्व यानी तेजी से ऊपर जाने के बाद दिशा बदल लेती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण में ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान की टीम को अपने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड की टीम ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 8 विकेट से जीता और इसी के साथ इंग्लिश टीम ने मेजबान पाकिस्तान टीम का टेस्ट सीरीज में सुपड़ा साफ कर दिया। पाकिस्तान की टीम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है। 112 पे 2 से आगे खेलते हुए इंग्लैंड की टीम ने चौथे दिन सदी शुरुआत की। चौथे दिन इंग्लैंड की जीत के लिए 55 रनों की जरूरत थी और दिन के पहले ओवर में टीम ने 2 रन बनाए, लेकिन अगले ही ओवर में बेन स्टोक्स के बल्ले से चौका निकला। बेन स्टोक्स और बेन डेकेट ने चौथे दिन कोई विकेट नहीं गंवाया और टीम को 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपका जानकारी के मुताबिक बता दें कि पाकिस्तान की टीम को टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए करीब 70 साल हो चुके हैं। यहाँ तक कि 68 साल पहले पाकिस्तान की टीम ने अपनी धरती पर टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत की थी, लेकिन अभी तक टीम किसी भी टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश का सामना नहीं की थी। हालांकि अब पाकिस्तान की टीम को उससे शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।